हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि एग्रीकल्चर एग्जाम। मेरा नाम है आकाश वाजपेयी और मैं आज आपको बताने वाला हूं ओपीएससी एएचओ के बारे में फुल इंफॉर्मेशन। अगर आप असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर मैं कहूं कि अगर आप एग्रीकल्चर से हैं, हॉर्टिकल्चर से हैं और एक पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपके लिए ओपीएससी एएचओ में क्या मौका बन सकता है और अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो इस जॉब को कैसे हासिल कर सकते हैं, हम लोग इस पर बातचीत कर लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, हम उन पर बातचीत कर लेंगे। और इनके अलावा इस एग्जाम को आप कैसे क्वालिफाई करेंगे, हम उन पर भी बातचीत कर लेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अभी तक अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया है कि आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या अपने करियर में कंफ्यूज है, तो इसी YouTube चैनल के वीडियो सेक्शन में मैंने एक घंटा 20 मिनट का एक वीडियो डाल रखा है, दैट इज कैरियर ऑप्शन इन एग्रीकल्चर, जिसमें कि 12th के बाद आपकी जॉब अगर आपको करना है तो कैसे करोगे, बीएससी के बाद, एमएससी के बाद, ठीक है, स्टेट पीसीएस है, सबकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। और उसी सीरीज में हम यहाँ पर आज जो आपको बताने वाले हैं वो एक स्टेट पीसीएस जो इस समय जिसकी फॉर्म फिलिंग है, दैट इज ओपीएससी एएचओ, उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके। इसकी जो अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर देखिए जो पोस्ट निकाली गई है वो असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की निकाली गई है। ग्रुप बी की ये पोस्ट है, ठीक है, क्लास सेकंड की। याद रखिएगा, ठीक है, कि भैया जी यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं वो लगभग 22, ठीक है, लगभग क्या 22 वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 22 वैकेंसीज को निकाला गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ओके। और कैटेगराइज वाइज जो है इसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन वैकेंसीज का किया गया है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसीज कितनी है, 22 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और इनके साथ साथ ये ग्रुप बी की पोस्ट है असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की, जो कि कहाँ निकाली गई है, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ओपीएससी की तरफ से निकाली गई है। लास्ट टाइम ओपीएससी में बहुत सारे बच्चे हमने सेलेक्ट करवाए थे, बहुत सारे बच्चे हमसे हॉर्टिकल्चर पढ़ के बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें अच्छा भी लगा था, तो इस बार भी आपको सेम एक्सपीरियंस मिलने वाला है, परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर मैं वैकेंसी को डिवाइड करूँ तो जनरल की यहाँ पर 6 पोस्ट हैं। ठीक है, एससी बीसी की जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास होती है उसकी 7 पोस्ट है, सॉरी यहाँ पर 0 पोस्ट है। एससी की 7 पोस्ट है और एसटी की यहाँ पर 9 पोस्ट है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 22 पोस्ट निकाली गई हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, कितनी निकाली बेटा, 22 पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसमें, ठीक है, कि यहाँ पर एक चीज और है कि देखो जितना भी इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, ठीक है, वो रिजर्वेशन के हिसाब से रखा है, तो आपको अलग अलग उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर मैं एलिजिबिलिटी में सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूंगा तो देखिए, आपने अगर बीएससी कर रखी है एग्रीकल्चर से, ठीक है, या फिर आपने बीएससी कर रखी है हॉर्टिकल्चर से, दोनों डिपार्टमेंट के बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं। ठीक है, इनके अलावा कोई भी बच्चा इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक, तो अगर आपने बीएससी इन एग्रीकल्चर कर रखा है या बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रखा है तो दोनों डिपार्टमेंट के बच्चे इसमें क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी में पहला पॉइंट क्या है कि आपने बीएससी एग्री या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर आपका होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल लेवल के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, हाँ, एक और ध्यान रखिएगा, इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो 28/7/2026 से, ठीक है, 28/8/2026 तक फुल किए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट डेट है। ठीक है, 28/8। ओके, तो 28/8 जो है वो इसकी क्या है भैया, लास्ट डेट है। ठीक है, यानी कि 28/8 मतलब अगस्त। ठीक है, अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट मानी जाएगी। ठीक है, ओके। यहाँ पर एक और ध्यान रखिएगा कि कैंडिडेट मस्ट हैव द एज 21, मिनिमम जो है 21 है। ठीक है, और मैक्सिमम जो है 42 है। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज अलग अलग है, बट यहाँ पर मेनली अगर आपको पता होना चाहिए वो यही है कि 21 आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और 42 साल जो है वो आपकी अधिकतम एज होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये जितनी भी हमारी पीसीएस की पोस्ट होती हैं या लोअर पीसीएस की पोस्ट होती हैं, उन सब में ये क्राइटेरिया लगभग एक जैसा रहता है, कहीं 21 से 40 रहता है, यहाँ पर 21 से 42 है। ठीक है, तो आपको उस क्राइटेरिया में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसी क्राइटेरिया के बीच में एज अपनी रखते भी होंगे। ठीक है, इनके साथ साथ एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, ठीक है, जो जितने भी अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन में ध्यान रखिएगा, ही सी मस्ट बी एबल टू रीड राइट स्पीक उड़िया। ठीक है, जो बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर रहे हैं उन्हें उड़िया पढ़नी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए और बोलनी आनी चाहिए। ठीक है, या फिर ठीक है, और कैसे, पास्ड मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट। ठीक है, उन्होंने मिडिल एग्जामिनेशन में उड़िया पढ़ी हुई होनी चाहिए, या फिर पास मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। ठीक है, इसके साथ साथ पास इन उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास
देखो यहाँ पर एक एक चीज यहाँ पर मेंशन की गई है कि भैया आपने जो है अगर 8 में पढ़ रखा है तो आप एलिजिबल है, ठीक है। उड़िया एज ए लैंग्वेज आपने अपनी जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन होती है वहाँ पर पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, किसी स्कूल से इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, जो कि उड़िया बोर्ड के अंदर ही आते हैं, ठीक। इसके साथ साथ पास एट अ टेस्ट उड़िया इन मिडिल इंग्लिश स्कूल, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उड़िया बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ उड़िया बोर्ड इंग्लिश मीडियम किसी बोर्ड से आपने उड़िया पढ़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपको फिर बाद में एक टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो उड़िया एज अ लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है, अपने आपको बोलना आता है, आपको लिखना आता है, तो आप इसके एलिजिबल होते हो। तो ज़्यादातर मैं अगर इसको बहुत ही कम शब्दों में बताऊं तो जो उड़ीसा के बच्चे हैं या उसके बिल्कुल आसपास के बच्चे हैं वो इसमें एलिजिबल हो जाते हैं, अगर क्योंकि वो उन बच्चों ने उड़िया एज ए लैंग्वेज पढ़ी हुई होती है, ठीक है। तो ये बात भी आपको आपके लिए क्लियर होनी चाहिए, जो कि आपको बता दी मैंने। इसके साथ साथ जो एग्जामिनेशन फीस है वो 700 रुपये है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनके साथ साथ अगर मैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूंगा तो उससे पहले ये जान लो कि इसका एग्जाम हो कब सकता है, ताकि आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो जाए कि देखिए भाई, इसका जो एग्जाम है वो 27/9/2026 को, यानी कि अगस्त तक फॉर्म फिलिंग चलेगी, ठीक है। सितंबर में इसका एग्जाम, सितंबर के लास्ट में इसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। ये टेंटेटिव डेट है, इसमें 2-4-5 दिन का फेरबदल हो सकता है, पर जहां तक है यही डेट रहेगी। तो अब आपके पास लगभग 2 महीने तो पूरे और 3 महीने, ठीक मान लीजिए आप, ठीक है, इतना टाइम आपके पास रहता है। अब इस कम टाइम में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए हम इसका बैच भी जो है वो 15 तारीख से ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर को ज़्यादा प्राथमिकता देने वाले हैं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा आता है। कैसे आता है हम बात करेंगे अभी, ठीक है। डिटेल शेड्यूल जो है आपका लॉन्च हो जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पर अगर मैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूंगा तो इसमें आपके 2 पेपर होने वाले हैं, ठीक है। फिर आपका एक इंटरव्यू भी होगा। 2 पेपर में पहला पेपर 100 नंबर का है होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 0.25%, ठीक है, मतलब कि जो जिसे बोलते हैं ना 1/4 की, वो आपकी माइनस मार्किंग होने वाली है। दूसरा पेपर भी 100 नंबर का होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है, ठीक। याद रखिएगा दोनों जो पेपर होंगे, ठीक है, उसमें जो पहला पेपर है, ठीक है, वो उसमें पूरी एग्रीकल्चर आने वाली है, ठीक है। मतलब पूरी एग्रीकल्चर जो इसमें दे रखा है, ठीक है, जिसमें कि हॉर्टिकल्चर का पोर्शन से टच होता हुआ पूरा डिटेल डिस्कशन आएगा, ठीक है। जैसे वीड साइंस आएगी तो हॉर्टिकल्चर को आपकी वीड साइंस ज़्यादा पूछी जाएगी, ठीक है। जितनी स्कीम्स होती हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे, है ना, स्टैटिक्स से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं अभी डिस्कस कर दूंगा आपकी क्या क्या आएगा। दूसरा जो पेपर होगा पूरा हॉर्टिकल्चर का होगा, उसमें डिटेल बेसिक हॉर्टिकल्चर और फैक्ट वाली हॉर्टिकल्चर, यानी कि जो हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ते हैं वो भी पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि क्रॉप प्रोडक्शन बेसिक को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, मैं आपको क्लियर करूंगा ही, ठीक है। इसके बाद देखिए रिटन एग्जामिनेशन जो होगा, ठीक है, वो आपका टोटल मैंने बताया आपको कि 2 स्टेज होने वाली है। पेपर 100 नंबर का, दूसरा पेपर जो है वो 100 नंबर का होगा, ठीक है। 0.25 की माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। डेटा एग्जाम से मैंने आपको बता दिया 27/9 तक होने वाला है, ठीक है। पेपर 1 जो है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए पेपर 1 में एग्रोमेट्रोलॉजी, ठीक है। एग्रोमेट्रोलॉजी याद रखिएगा, एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया उड़ीसा, एग्रो इकोलॉजिकल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप, वेदर क्लाइमेटिक क्रॉप वेदर रिलेशन, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट चेंज, वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क, क्लाइमेट रेजिलेंस, क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिस, ठीक है। तो एग्रोमेट्रोलॉजी पूछा जाएगा आपसे। इसके अलावा सॉइल एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर सॉइल ऑफ उड़ीसा की सॉइल पूछी जाएगी, प्रॉब्लमेटिक सॉइल पूछी जाएंगी आपसे, ठीक है। इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट पूछे जाएंगे, क्रॉप ग्रोथ, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी। तो ये भी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन आपको ये अलग अलग फैकल्टी पढ़ाएंगे हमारे यहाँ। इसके साथ साथ जो पेपर 1 है उसमें वाटर सेट मैनेजमेंट आएगा, जहां पर कंप्लीट इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, मैक्रो इरिगेशन, ये सब कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। और इनके अलावा वीड मैनेजमेंट जो है, ठीक है, जितने भी हमारे मेजर वीड होते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप में, जो मेजर वीड लगते हैं वो सभी वीड पूछे जाएंगे। इनके अलावा थोड़ा एग्रोनॉमी का टच भी रहेगा, जो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इनके अलावा जितने भी हर्बिसाइड्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, उनका पूरा क्लासिफिकेशन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसके साथ ड्राईलैंड फार्मिंग, रेनवेड, ठीक है, जो रेनफेड एंड ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, ड्रॉट मैनेजमेंट है, ठीक है, कॉन्टीजेंट प्लांटिंग है, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन है, ये सब कुछ आपके एग्जाम में आएगा। ये ड्राईलैंड फार्मिंग भी आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, बस टच जो है इसमें हॉर्टिकल्चर का रहने वाला है, ठीक है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ये भी आपके एग्जाम में आने वाला है। और सीड टेक्नोलॉजी, ठीक है, यहाँ पर जो मेनली सीड टेक्नोलॉजी पूछा जाएगा वो सीड का क्लासिफिकेशन, ठीक है, सीड की डोरमेंसी, ठीक है, वो आपसे पूछी जाएगी, जिसमें कि आपको जो सर्टिफाइड सीड है, फाउंडेशन सीड है, ब्रीडर सीड है, इनके बारे में भी डिटेलिंग पूछी जाती है, जो आपको हमारे यहाँ मैम पढ़ाएंगी, ठीक है।
इसके अलावा जो पेपर बने उनमें प्लांट प्रोटेक्शन पूछा जाएगा, ठीक है, एग्रो इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, एग्री स्टैटिक्स पूछा जाएगा, और इनके अलावा ठीक है रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे कि टिलेज है ना, जो आपका बेसिक ऑफ एग्रोनॉमी है, ठीक है, इनके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, पीजीआर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ठीक है, एपी कल्चर है, मशरूम कल्टीवेशन है, ये सब कुछ आपके एग्जाम में आने वाला है। तो ये तो हो गया पेपर 1। तो पेपर 1 में हम अगर इसको सही माने बताएं तो पूरी जनरल एग्रीकल्चर आने वाली है, ठीक है, और जिसमें टच जो रहेगा वो हॉर्टिकल्चर का रहने वाला है, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, ठीक। जो पेपर 2 है आपका, उसमें ध्यान समझना, जो पेपर 2 है उसमें सबसे पहला है प्लांट प्रोपगेशन। प्लांट प्रोपगेशन में प्रोपगेशन क्या होता है, मेथड ऑफ प्रोपगेशन क्या होते हैं, ठीक है, इनके साथ साथ जितने भी उनमें इंसेक्ट पेस्ट डिजीज अटैक करते हैं नर्सरी में, वो भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्लांट प्रोपगेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट आएगा। इनके अलावा फ्रूट क्रॉप, ठीक है, मेजर जो फ्रूट क्रॉप होती हैं वो सभी पूछी जाएंगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो मैंगो, बनाना, पपाया, सिट्रस, गुआवा, ठीक है, सपोटा, बेर, ठीक है, इनके अलावा आंवला, जामुन, जैक फ्रूट, एवोकाडो, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, ये सब कुछ आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, फ्रूट क्रॉप में। इनके अलावा प्लांटेशन क्रॉप, देखिए जितनी भी ओपीएससी के बच्चे हैं प्लांटेशन क्रॉप से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, जिनमें आपको उनकी पैकेजिंग, उनकी प्रैक्टिस, उनकी प्रोसेसिंग भी पता होनी चाहिए, ठीक है। इनके अलावा जो कमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप है जैसे कि अरेका नट, काजू, ऑयल पाम, ठीक है, इनके अलावा कोकोआ, कॉफी, चाय, ये भी आपके एग्जाम में आएगा, तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, ये मैं आपको तैयार करा दूँ, डोंट वरी। वेजिटेबल क्रॉप की बात करेंगे, ठीक है, तो वेजिटेबल क्रॉप में जितनी वेजिटेबल क्रॉप है सबका क्लासिफिकेशन जैसे कि फ्रूट में पढ़ा था, और मेजर वेजिटेबल क्रॉप, ठीक है, चाहे वो आपकी कोल क्रॉप्स हो, चाहे वो सोलेनेसी हो, या फिर वो कुकर बिटेसी हो, ठीक है, बल्ब क्रॉप हो, ये आपसे सभी पूछी जाएंगी, ठीक है। इनके अलावा ट्यूबर क्रॉप भी आपके एग्जाम में आती हैं, ठीक है, और स्वीट पोटैटो वगैरह भी पूछा जाता है, ठीक। इनके साथ साथ कुछ लीफी वेजिटेबल्स हैं जो भी आपके एग्जाम में आएंगी, जो मैं आपको कवर कराऊंगा। इनके साथ स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट, मेडिसिनल, एरोमेटिक्स, जो मेजर स्पाइसेस हैं, ठीक है, उड़ीसा की क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए अच्छे होते हैं, मेडिसिनल जो उड़ीसा की क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए अच्छे होते हैं, एरोमेटिक्स जो उड़ीसा की क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छे होते हैं, वो सब कुछ आपके एग्जाम में आ सकता है। इनके अलावा ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर भी पूछी जाएगी, जहां आपको लैंडस्केपिंग और बेसिक ऑफ फ्लोरिकल्चर के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और साथ ही साथ जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, जितनी भी फ्लावर क्रॉप्स होती हैं उनके बारे में भी हमें आपको डिस्कस करूंगा, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। हाँ, जितने भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके बीएससी के हिसाब से रहेंगे। देखो ये जो पूरा फ्लेबस है ये आईसीआर जीआरएफ के या नेट जैसा आपको लग रहा होगा या जीआरएफ जैसा लग रहा होगा, लेकिन इसका एग्जाम का लेवल उतना नहीं होता है। इसलिए पिछली बार आपने देखा होगा कि मैंने कुछ जीआरएफ के बच्चों को कॉमन क्लास पढ़ाई थी, इस बार नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्लेबस जीआरएफ का इतना ही है, ठीक है, पर उसमें चीज़ें ज़्यादा डेप्थ में आती हैं, इसमें यहाँ इतनी डेप्थ में नहीं आती हैं। तो इसलिए मैं अपने फाउंडेशन बैच के साथ कवर करूंगा इसको। तो जिन बच्चों ने अभी तक इनरोल नहीं किया हमारे फाउंडेशन बैच में इनरोल कर सकते हो आप, ठीक है, कैसे करना बता दूंगा आपको। चलिए, तो ये सब चीज़ें आपकी वहाँ फाउंडेशन में कवर हो जाएंगी और ओपीएससी एचओ के जितने भी प्यारे बच्चे हैं उनका पूरा कवर भी हो जाएगा, ठीक है। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ होगा? उड़ीसा में ही होगा, ठीक है। उड़ीसा में मेनली कहाँ होगा? ठीक है, कटक और भुवनेश्वर में आपका एग्जाम करवाया जाएगा, ठीक है, कैंडिडेट के हिसाब से, वो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हमने बेसिक जानकारी आपको बता दी है, ठीक है। एग्जाम था, कौन कौन एलिजिबल है इसमें, और इसके साथ साथ जो है एग्जाम कब होगा, फॉर्म फिलिंग कब होगी। हाँ, सैलरी की बात मैंने नहीं बताई शायद आपको। अब देखो ये ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, बेहतरीन पोस्ट है। 65 से 70,000 रुपये आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलती है, 65 से 70,000 के आसपास, ठीक है, पर मंथ आपको सैलरी मिलती है। 5,000 का एचआरए में डिफरेंशिएट रहता है ऊपर नीचे, ठीक है। चलिए, अगर आपको कोई बैच में इनरोल करना है, आपको अगर ओपीएससी एचओ का भी बैच लेना है, ठीक है, अलग से अभी कैटेगरी नहीं आएगी, फाउंडेशन वाला बैच में आप इनरोल कर सकते हो। इसके अलावा ओपीएससी एचओ का जो अलग कैटेगरी आएगी तो उसमें भी आप इनरोल कर सकते हो। यहाँ पर अपना आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो 8750187501, ठीक है। यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हो और संपर्क करने के बाद आप उनसे अपने बैच की क्वेरी जो है नोट करवा सकते हो, ठीक है, या फिर किसी बैच को अगर आपको लेना है तो इनरोल कर सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर एग्रीकल्चर कैटेगरी में आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो, तो आपको सीधे बैच तक जो हमारे एग्जाम काउंसलर हैं वो आपसे बातचीत कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल, राधे राधे, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जबरदस्त रहो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर इसकी आपको सही से प्रिपरेशन करनी है तो आपके लिए बैच एक बेहतर विकल्प रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बड़ा सिलेबस है, समय कम है, तो उस समय कम के हिसाब से आपकी तैयारी सही तरीके से करवा दी जाएगी, ठीक है।
और इनके अलावा मैं हाउ टू प्रिपेयर का सेशन करूंगा, जहां मैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा कि अगर आप स्वयं भी तैयारी करना चाहते हो तो क्या क्या करो। अभी मैं आपको एक दो किताबें बता देता हूं, जैसे कि एक किताब आती है बेसिक हॉर्टिकल्चर बाय जितेंद्र सिंह, ये किताब आप परचेज कर सकते हो। इसके अलावा एक किताब आती है ग्लोस्टर्स हॉर्टिकल्चर, वो आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर आप बहुत डिटेल में तैयार करना चाहते हो और आपका अगर रिविजन नहीं करना चाहते हो तो इसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर किताब आती है, जो आपको ज़्यादा अच्छा कंटेंट देती है और डीपली कंटेंट देती है। ठीक है, ओके। चलिए, बाकी जो बच्चे हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर ICAR की पब्लिकेशन जो निकलती है वो पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके, चलिए, जनरल एग्रीकल्चर के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप जनरल एग्रीकल्चर के लिए जो फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 अरुण कत्यान है, ये किताब पढ़ सकते हो, आपको हेल्प करेंगी। हमारी किताबें भी जल्दी आ जाएंगी, जो जल्दी आएंगी तो मैं आपको जल्दी ही अपडेट कर दूंगा। ठीक है, बाकी इसकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिएगा। इसकी फ्री क्लासेस मैं जल्दी ही चलाऊंगा कुछ उनको आप जरूर देखिएगा। इनके साथ साथ हमने अभी टीए के लिए बहुत सारी मैराथन्स ली हैं, तो आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि हम कैसा पढ़ाते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, ठीक है, किसी प्रकार की, बस आपको थोड़ा फोकस से तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपके बैचेस के अंदर। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जबरदस्त रहो, जिंदाबाद रहो, अपनी तैयारी अच्छे से करो, ऑल द बेस्ट। अगर किसी बैच में एनरोल करना है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।